इस केस को बहुत सारे लोग और मैं भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल टाइम कंसिडर करते हैं और तकरीबन कई साल गुजरने के बाद भी कोई भी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा कि उन हाइकर्स के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। एंड आई थिंक ऐसा कभी दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट राय हैं। अगस्त 9th 1993 एक यूक्रेनियन कायाकर्स का ग्रुप साउथर्न साइबेरिया में एक रिमोट रिवर के साथ साथ चल रहा था। वो पूरा ग्रुप जो था द हमार डबान के माउंटेन्स और ब्यूटी देखने के लिए जा रहा था, लेकिन चलते चलते उस ग्रुप को जंगल में कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। वो एक यंग लेडी थी जो सही से चल भी नहीं पा रही थी और उसका फेस पूरी तरह से जम चुका था और उसके जैकेट पर खून भी लगा हुआ था। कायाकर्स के ग्रुप ने उसे आवाज दी कि अगर उसे कुछ हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की ने जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट उसने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला। उस लड़की ने उन माउंटेन्स पर ऐसा क्या देखा था कि वो उस चीज से इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी, having barely spoken of the incident to this day। कायाकर्स के ग्रुप ने उसे अपने साथ लिया और वापस आ गए। वापस आने के बाद भी पता चला कि उसका नाम वेलेंटीना यूटुचेंको है। वो एक हाइकर थी जो अपने एक टूरिस्ट ग्रुप के साथ इस इलाके के टूरिस्ट एक्सपेडिशन पर निकली थी। पर सबसे कंसर्निंग बात क्या है कि वो अकेली नहीं थी। इनफैक्ट उसके साथ 6 और हाइकर्स थे जिन्होंने वेलेंटीना के साथ ही हाइकिंग शुरू की थी। और ये जो 6 हाइकर्स थे ये पूरी तरह से ट्रेंड और अपने काम को बखूबी जानते थे। उन माउंटेन्स में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वेलेंटीना कई सालों तक शॉक में रही और जिसकी वजह से उसका पूरा क्रू ग्रुप डिसअपियर हो गया था। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड स्ट्रेंज है। ये सब शुरू हुआ अगस्त 2nd 1993 को। 7 हाइकर्स का एक ग्रुप द हमारडबान के साइबेरियन माउंट रेंज के टूरिस्ट एक्सपेडिशन पर निकला। एज यू नो कि इस ग्रुप में 7 हाइकर्स थे। टाटियाना पेलिपेंको, एलेक्जेंडर क्रीसन, डेनिस वाशेन, विक्टोरिया जेलेसुआ, तमर बपनाव, वेलेंटीना यूटुचेंको और लुडमिया कोरोविना। इन 7 हाइकर्स में बहुत सारे टीनेजर थे, बट बावजूद इसके कि वो यंग थे बहुत ही ज़्यादा, वो लोग जो थे अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड थे। और इस ग्रुप को लीड कर रही थी 41 ईयर ओल्ड लुडमिया कोरोविना, जिसके पास इस इलाके के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था और जिसको इंटरनेशनली पेडेस्ट्रियन टूरिज्म में मास्टर समझा जाता था। उन लोगों ने जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। मीन्स के जो ज़रूरत का सामान था वो उन्होंने सारा रख लिया था। और द हमारडबान के जो माउंटेन्स है उनको बिल्कुल भी डेंजरस नहीं समझा जाता, स्पेशली समर के मिडल में। ये जनरल एरिया पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन था। जब लोडमिया का ग्रुप अगस्त 2nd की सुबह रवाना हुआ तो 2 और ग्रुप ऐसे थे जो उनके पीछे आ रहे थे, जिनमें से एक ग्रुप लोडमिया की डॉटर नटालिया लीड कर रही थी। लोडमिया और उसका जो पूरा ग्रुप था उसने ये फैसला किया कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन लुधियांका पर निकलने से पहले वो इन 2 ग्रुप के साथ मिलेंगे और फिर निकल जाएंगे। एंड लकीली फॉर देम द वेदर फोरकास्ट हैड प्रेडिक्टेड क्लियर स्काई फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक, मेकिंग द कंडीशन परफेक्ट फॉर अ हाइक। बट ये जो प्रेडिक्शन की गई थी वेदर के बारे में ये गलत साबित हुई। जब ये पूरा ग्रुप कनोलू माउंटेन पर चढ़ रहा था तो ऑन एंड ऑफ जिस्म को जमा देने वाली बारिश शुरू हुई और उसी टाइम ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि स्नो स्टॉर्म आने वाली है। और जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था कि स्नो स्टॉर्म आने वाली है, अगस्त 4 को स्नो स्टॉर्म शुरू हुआ। बर्फ़ के उस तूफान ने उन थके हुए हाइकर्स को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से उन लोगों का कनेक्शन नतालिया के ग्रुप के साथ
टूट गया। क्योंकि इन लोगों की एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए लोडमिया ने कॉल दी कि क्लियर समिट के पास ही कैंप लगा दो, आज रात यही गुजारेंगे। और लोडमिया की इस मूव को आज तक क्वेश्चन करा जाता है, क्योंकि उस पहाड़ के टॉप पर एक शेल्टर था जो हाइकर से बस आधे घंटे के दूरी पर था। इसके बावजूद उन लोगों ने जो रात थी अपनी कैंप्स में गुजारी और सुबह का इंतज़ार करने लगे। जब सुबह हुई तो स्नो स्टॉर्म और भी बढ़ गया था और लगातार स्नो गिर रही थी। लोडमिया ये जान चुकी थी कि अगर यहाँ पर हम रहें जहाँ पर हम हैं तो मुसीबत और भी बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए उसने पूरे ग्रुप को कहा कि पहाड़ से नीचे उतरो और नीचे जंगल में कवर ले लो। इनके उतरने के चंद ही मिनट बाद एलेक्जेंडर क्रीसन स्टम्बल करने लगा। वो आदमी जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो ज़मीन पर गिरा और उसका मुंह जो था वो पूरी तरह जाग से भर गया। पूरे ग्रुप के सामने वो ज़मीन पर पड़ा था और उसके नाक और दोनों कानों से बहुत तेजी के साथ खून बह रहा था। हाइकर्स जो ये सब देख रहे थे वो दंग रह गए थे। क्रीसन जो कि बिल्कुल ही फिट था और कुछ टाइम पहले वो ठीक ठाक था, अभी वो ज़मीन पर पड़ा मर रहा था। और ये लोग कुछ ही टाइम के लिए बाहर थे और इतनी ही टाइम में उनका एक क्रू मेंबर जमीन पर पड़ा मर रहा था। सिचुएशन की संगीनी को रिकग्नाइज करती हुई लोडमिया ये जान चुकी थी कि उन्हें बहुत क्विकली रिएक्ट करना होगा, तो इसीलिए उसने एलेक्जेंडर के साथ वहीं पर रहने का फैसला किया और बाकी के दो बॉयज डेनिस और तमार को लीडर बनाया और पूरे ग्रुप को पहाड़ से उतरने और जंगल तक लीड करने को कहा। उन 5 हाइकर्स ने आगे बढ़ना शुरू किया अपनी लीडर और अपनी ग्रुप के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बगैर। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज थे और जिसकी वजह से वो काफ़ी स्लो चल रहे थे, लेकिन वो लोग भी नीचे जंगल नहीं पहुंचे। जब वो लोग लोडमिया और एलेक्जेंडर की नज़रों से ओझल हो गए तो उन्हें माउंटेन के टॉप से लोडमिया की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो लोग वापस आए ये देखने के लिए कि हुआ क्या है। एंड जब वो वापस आए तो उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब सीन देखने को मिला। एलेक्जेंडर वहाँ पर पड़ा मर रहा था और लोडमिया भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। और आज तक ये अनक्लियर है कि वो किस चीज़ से मरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भी वही सेम मिस्टीरियस इलनेस हो गया था जिसकी वजह से एलेक्जेंडर की मौत हो गई थी, और कुछ कहते हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और लोडमिया के मरने के बाद पूरे ग्रुप में केओस फैल गया। विक्टोरिया और तमार दोनों जमीन पर गिरे एंड ट्विचिंग वायलेंटली एंड ब्लीडिंग द सेम वे दैट क्रीसन हैड। वो दोनों अपने कपड़े फाड़ने लगे और उन दोनों ने अपने गले को पकड़ा था एज इफ दे वर बीइंग चोक्ड, और वो दोनों सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। वैलेंटीना विक्टोरिया की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एक ही सेकंड में विक्टोरिया ने वैलेंटीना को अपने दांतों से काटना शुरू किया और उसे पीछे जाने को कहा। जब ये सब हो रहा था तो डेनिस फियर और कंफ्यूजन की वजह से ग्रुप से भागने लगा और इधर उधर चुपने लगा, क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उनके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसे सिर्फ यही दिख रहा था कि वो सारे एक एक करके अपने माइंड और अपनी जिंदगी खो रहे थे। डेनिस के इधर उधर चुपने के बाद टाटियाना ने भी अपने गर्म कपड़ों को फाड़ना शुरू किया एंड शी एक्सपोजिंग हर बॉडी टू द फ्रीजिंग कोल्ड एलिमेंट्स। उसने भी अपने थ्रोट को पकड़ा था और वो ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे कि उसकी खुद ही की बॉडी उसको टॉर्चर कर रही हो। जब वो ग्राउंड पर गिरी तो उसका अटेंशन एक बड़े से पत्थर पर गया और कुछ ही सेकंड में उसने अपना सर उस बड़े पत्थर पे मारना शुरू किया, और वो ये सब लगातार कर रही थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। कुछ ही पल में 7 हाइकर्स के ग्रुप में अब सिर्फ 2 बंदे बचे थे, और चूंकि सफरिंग हाइकर्स ने कुछ मिस्टीरियस सिम्टम की वजह से आगे बढ़ना बंद कर दिया था, तो इसीलिए डेनिस वैलेंटीना की मदद करने के लिए आया, क्योंकि ये दोनों वाहिद ऐसे लोग थे जिनमें अभी थोड़ी जान बाकी थी। लेकिन इन दोनों की भी हेल्थ खराब होना शुरू हो गई थी। वो उस जगह के करीब जंगल में रहे जहां उनका पूरा ग्रुप अभी अभी मर गया था, और इन दोनों को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है।
I can't imagine the silence, the confusion they must have been experiencing. अपने दोस्तों को अपने सामने मरने के बाद वो दोनों वहां पर खड़े रहे। वो दोस्त जो अभी कुछ टाइम पहले ठीक ठाक थे, लेकिन अपने ग्रुप में आधे से भी ज्यादा बंदों को खोने के बाद डेनिस भी कोलैप्स कर गया। उसकी भी कानों और नाक से बहुत तेजी के साथ खून बहने लगा। वैलेंटीना इस ग्रुप की ऐसी अकेली मेंबर थी जो अभी तक सिर्फ जिंदा थी। वैलेंटीना पूरी तौर पर ट्रॉमाटाइज हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसने कैंप से कुछ ज़रूरत का सामान लिया और उस जंगल में इधर उधर भटकने लगी। कायाकर्स को मिलने से पहले वो 3 दिन तक इस जंगल में भटकती रही। Из разъяснительной вали пришел к крысе. Стала команду спускаться вниз, полетим. Я поднялась коровиной. Глаза у Саши были огромные, безразличные. रेस्क्यू टीम को 3 हफ्ते बाद उन हाइकर्स की बॉडीज मिली और जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने वो मंजर देखा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर का कहना था कि वो एक स्कैरी पिक्चर थी। हाइकर्स एक छोटे से किनारे पर पड़े थे और कुछ थोड़ी दूर एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे। उन लोगों की आईज नहीं थे और उन लोगों के माउथ्स में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। ये एक ऐसे रियल इंसिडेंट की स्टोरी है जो कि कुछ सेंस नहीं बनाती। 6 हेल्थी लोगों का ऐसे रिएक्ट करना और फिर कुछ ही सेकंड में गिरकर मर जाना, और ये चीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पैदा करती है कि उन लोगों के साथ हुआ क्या था, और आज तक इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उनमें से कुछ हाइकर्स की बॉडीज ऑटोप्सी के लिए भेजी गईं और जब रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि उन लोगों की मौत हाइपोथर्मिया और प्रोटीन डिफिशियंसी से हुई है। मतलब कि वो पूरा ग्रुप पूरी ट्रिप के दौरान सही से खाना नहीं खा रहा था। बट द मोर आई लुक इनटू दिस द लेस आई बिलीव दैट दिस इज पॉसिबल। आप ये सिम्टम्स देखो एक बार। नो डाउट कि इनमें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसे देखकर कहा जा सकता है कि उन लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई थी, जैसे कि पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि हाइपोथर्मिया से होने वाली मौत के साथ मैच नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से हम एक कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि हाँ उन लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से ही हुई थी। प्लस उन लोगों ने अपनी पूरी रात अपनी गर्म टेंट्स में बिताई थी और वो लोग कुछ ही टाइम के लिए बाहर आए थे और इसी कुछ टाइम में वो सभी मर गए। सो हाउ कुड हाइपोथर्मिया हैव सेट इन सो क्विकली? आफ्टर ऑल ये समर टाइम का वक्त था और स्नो गिरने के बावजूद भी टेम्परेचर जो था वो मुश्किल से फ्रीजिंग लेवल के नीचे था। इसके अलावा अगर हाइपोथर्मिया को सच में ब्लेम करना है इस चीज़ के लिए कि वो लोग इतनी बुरी शेप में थे कि हर एक हाइकर 1 मिनट के अंदर मर गया, तो फिर वैलेंटीना कैसे मजीद 3 दिन तक सरवाइव की थी? और ये चीज़ कुछ सेंस नहीं बनाती। और जहाँ तक प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात है तो उसके लिए वैलेंटीना ने खुद मेंशन किया था कि पूरी ट्रिप के दौरान पूरे ग्रुप ने अच्छी तरह खाना खाया था, और यहाँ तक कि जिस दिन वो सभी मर गए थे उस दिन की सुबह भी इन लोगों ने साथ में खाना खाया था। ये बात भी नोट करने वाली है कि वो लोग हमेशा ग्रुप में खाना खाते थे और एक मेंबर जो चीज़ खाता था वो दूसरा भी खाता था। तो उन लोगों ने जो चीज़ खाई थी वो वैलेंटीना ने भी खाई थी, तो फिर वो कैसे बच गई? इस पूरी थ्योरी पर बहुत से लोगों को डाउट है, लेकिन अगर उन लोगों की मौत हाइपोथर्मिया और प्रोटीन डिफिशियंसी से नहीं हुई तो फिर किस चीज़ से हुई? एज यू नो कि इस केस में बहुत सी मिस्ट्रीज हैं। कुछ लोग एलियंस को ब्लेम करते हैं कि एलियंस ने कुछ किया होगा, और कुछ लोगों ने साइंटिफिक स्टांस लिया और वो कहते हैं कि क्योंकि इस इलाके में फ्रीक्वेंसी बहुत लो थी तो इसीलिए वो घबरा गए थे। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो इन थ्योरीज पर भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो जो इलाका है वो इतना भी सिक्लूडेड नहीं है कि जहाँ पर एलियंस उतरे। और दूसरी बात ये कि उस इलाके को साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी करा है। प्लस ये ना तो वैलेंटीना के टेस्टिमोनी के साथ लाइन अप होता है और ना ही जिस कंडीशन में उन हाइकर्स की डेड बॉडीज मिली थी उनके साथ लाइन अप होता है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उस पूरे ग्रुप ने रास्ते में कुछ ऐसा खा लिया था
जो कि जहरीला था। और ये पॉसिबल है क्योंकि लोडेमिया को अक्सर एक फॉरेजर के तौर पर भी जाना जाता था। सो मे बी उसने किसी किस्म का फंगस या बेरी दिया हो उस पूरे ग्रुप को खाने के लिए, बगैर ये समझे कि वो जहरीला भी हो सकता है। एक जहरीला मशरूम यकीनी तौर पर हाइकर्स को हेलुसिनेट भी करवा सकता था और पोटेंशियली इंटरनली ब्लीड भी करवा सकता था। लेकिन इसमें इशू ये है कि वेलेंटीना ने ये कभी मेंशन नहीं करा कि उन्होंने फूड के लिए फोर्स्ड करा था, बल्कि उसने तो ये कहा था कि पूरा ग्रुप जो था वो सही से खाना खा रहा था। अगर रास्ते में उन्होंने कुछ सस्पिशियस खाया होता तो वेलेंटीना उसके बारे में मेंशन करती और वो लोग हमेशा एक साथ खाना खाते थे, तो फिर वेलेंटीना पर उस पॉइजन का असर क्यों नहीं हुआ। और फाइनली लोडेमिया इस तरह की चीज़ों में माहिर थी, तो इस बात की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं, ख़ासतौर पर इस चीज़ को देखते हुए कि वो इस इलाके को कितनी अच्छी तरह से जानती थी। बट अगर उन लोगों ने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई थी जो जहरीली थी, तो इसका मतलब ये है कि हवा में कुछ था। रशिया को एक बहुत लंबे अरसे से डेडली केमिकल वेपन बनाने के लिए जाना जाता है। उनको सीक्रेटली प्रोड्यूस करता है और अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उन केमिकल वेपन्स को टेस्ट करता है। और इस वक्त के आसपास ये डॉक्यूमेंट किया गया था कि रशिया को खास डेडली नर्व एजेंट्स बनाने में दिलचस्पी है, एक ऐसा केमिकल जिसकी वजह से हाइकर्स के कानों से खून और मुंह जाग से बर सकता था। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रशियन यहाँ पर अपने केमिकल वेपन टेस्ट कर रहे थे या फिर डंप कर रहे थे जहां पर हाइकर्स थे। और 1993 में सोवियत यूनियन पहले ही डिसबैंडेड हो चुका था, जिसकी वजह से हजारों केमिकल वेपन मिसिंग हो चुके थे। या तो उन केमिकल वेपन को बेचा गया था या फिर डंप किया गया था। इस थ्योरी को फॉलो करते हुए मुझे एक चीज पता चली और वो ये कि इस केस को लोकल आर्टिकल के अलावा कोई मीडिया कवरेज नहीं मिली थी और आज भी बहुत कम लोग इस केस के बारे में जानते हैं। और एक फाइनल डिटेल जो इस थ्योरी की तरफ इशारा करता है कि ये थ्योरी सच हो सकती है। जब अथॉरिटीज को ये पता चला कि एक टूरिस्ट का ग्रुप मिसिंग है तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि एक हफ्ता गुजर गया। और इस चीज को बहुत सारे लोग एक इशारा समझते हैं कि अथॉरिटीज सर्च करने से पहले वेट कर रही थी कि उस इलाके में टॉक्सिन क्लियर हो जाए। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहले तो हाइकर्स जिस लोकेशन पर जा रहे थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और वहां पर लोगों के रहने के लिए शेल्टर भी बनाया गया है। तो फिर मिलिट्री वहां पर क्यों किसी केमिकल को टेस्ट करेगी या फिर डंप करेगी? क्या मिलिट्री कोई और रिमोट एरिया सेलेक्ट नहीं करेगी? और दूसरा ये कि वेलेंटीना ने कैसे सरवाइव किया था अगर सच में हवा में कोई इस तरह का डेडली केमिकल था जो कि इतना पावरफुल था जिसकी वजह से ग्रुप का हर एक मेंबर इतना जल्दी मर गया? तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है कि वेलेंटीना वहां से बचकर निकल गई और इस वजह से हम इसको फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते। ये केस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड केस है क्योंकि ये नाकाबिल यकीन हद तक कम रिपोर्ट किया गया है और आज तक जो भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो फैक्ट के बजाय जस्ट लोगों के स्पेकुलेशन है। और जो ओरिजिनल आर्टिकल्स इस केस के बारे में लेके गए थे उनमें से बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में थे, जिसकी वजह से कई सालों से ट्रांसलेशन में लॉस्ट होने वाली चीज़ें फिर से वापस सामने आ सकती हैं अगर उन आर्टिकल्स को पढ़ा जाए। अगरचे वेलेंटीना की गवाही से हमें ये पता चलता है कि उन माउंटेन्स में क्या हुआ था, बट ये भी तो पॉसिबल है कि जिस तरह के ट्रॉमा और शॉक से वो गुजरी थी हो सकता है कि वो चीज़ों को मिस रिमेंबर कर चुकी हो। और अभी रिसेंटली ही वेलेंटीना ने इस इंसिडेंट के बारे में बात करना शुरू किया है, जबकि इस इंसिडेंट को कई साल गुजर चुके हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को भुला चुकी हूँ। मैंने कहीं पर एक बात सुनी थी और वो ये थी कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें छोटी सी छोटी डिटेल भी बहुत मायने रखती हैं। लिहाजा इन तमाम फैक्टर्स के साथ ये मुमकिन है कि हमारे पास पूरी कहानी भी ना हो। ये भी मुमकिन है कि अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो भी फेक हो और ये चीज़ इस केस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बनाता है। और जिस तरह का कम अटेंशन इस केस को मिल रहा है अभी भी, उसे देखते हुए ये मुमकिन है कि हम ये कभी ना जान पाएं कि उन माउंटेन्स में क्या हुआ था।